हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग डीसी जनरेटर के अगले पार्ट को देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो डीसी जनरेटर का जनरेटर से ईएमएफ प्राप्त करने की विधि। डीसी जनरेटर से या जनरेटर से ईएमएफ प्राप्त करने की विधि। जनरेटर को चलाने पर उसके आर्मेचर में अल्टरनेटिंग स्वभाव के ईएमएफ प्राप्त होता है। जनरेटर से एसी या डीसी ईएमएफ उसके आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। किसी जनरेटर से आउटपुट ईएमएफ प्राप्त करने की निम्न विधियां हैं। पहला है स्लिप रिंग मेथड, दूसरा है स्प्लिट रिंग मेथड। दुनिया में जितने भी जनरेटर बने हुए हैं, जनरेटर को या वो डीसी जनरेटर है या एसी जनरेटर है, दोनों तरह के जनरेटर का जब हम उनका उपयोग करते हैं, जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पे उसके आर्मेचर में जो जनरेशन होता है पावर का, ईएमएफ का, वो हमारा एसी टाइप का होता है, वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम जब उसको रोटेट करते हैं किसी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच, यदि हम किसी चालक को रोटेट करें, घुमाएं, तो उससे उसका फ्लक्स का कटिंग होता है और इस कारण से फ्लक्स का कटिंग करते समय 180 डिग्री पर वो 180 डिग्री पर अपना फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज कर, फ्लक्स का कटिंग करने का डायरेक्शन वो चेंज कर जाता है। इसलिए वहाँ पे एक अल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जितने भी जनरेटर हैं सब में उसके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो एसी टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले हम देखेंगे कि जनरेटर से ईएमएफ हमें प्राप्त करना है तो कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक पहला विधि जो दिया है वो स्लिप रिंग मेथड का और दूसरा है स्प्लिट रिंग मेथड का। ये दो विधि जो है वो जनरेटर से हम ईएमएफ को प्राप्त करते हैं, उससे आउटपुट लेते हैं, जनरेटर से आउटपुट लेते हैं इस माध्यम, इन दोनों के माध्यम से, और फिर हम लोड के लिए उपयोग में लाते हैं, लोड के लिए उपयोग में लाते हैं। तो पहला यहाँ पे जो है स्लिप रिंग है, पहला जो है स्लिप रिंग, इसको देखेंगे। स्लिप रिंग है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इस फिगर पे ध्यान दीजिए, ये स्लिप रिंग जो है ये कॉइल यहाँ पे है, ये कॉपर से बना कॉइल है, जहाँ पे हम, सॉरी ये कॉइल नहीं, ये टर्न बोलेंगे, है ना, ये एक टर्न है और टर्न से देख रहे हैं यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, तो यहाँ पे दो स्लिप रिंग लगे हुए हैं। स्लिप रिंग के बारे में हम समझ लें। स्लिप रिंग जो होता है वो कॉपर या ब्रास का बना होता है, तांबे का या पीतल का बना होता है, वो गोल छल्ला बना होता है, रिंग की तरह गोल होता है। ये देखिए यहाँ पे दो रिंग बने हुए हैं, ये दोनों कॉपर का या फिर ब्रास का बना होता है, तांबा का या पीतल का बना होगा। और यहाँ से निकलने वाला जो आउटपुट है, जो दो टर्मिनल है, वो स्लिप रिंग पे लगे हैं। S1 और S2 जो दिख रहा है, S1 है स्लिप रिंग 1 को S1 बताया जा रहा है और S2 जो है वो स्लिप रिंग 2 को। तो यहाँ स्लिप रिंग पर इसका जो कनेक्शन है आर्मेचर का वो आकर लग जाता है और स्लिप रिंग के ठीक अगल बगल हम वहाँ पे कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि डीसी मशीन में कार्बन ब्रश का ज़्यादा उपयोग हो रहा है और उस कार्बन ब्रश को इस स्लिप रिंग के संपर्क में रखा जाता है। जब ये जनरेटर का जो आर्मेचर होता है जब घूमेगा तो स्लिप रिंग भी घूमता है, क्योंकि स्लिप रिंग उसके शाफ्ट के साथ लगा होता है जिसमें हम इंसुलेटर लगाकर उसके ऊपर, हम उसके शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग को फिक्स करते हैं। और जब हमारा आर्मेचर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, तो साथ में दोनों स्लिप रिंग भी घूमते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्लिप रिंग घूमता है और उसके ऊपर जो ब्रश रखा हुआ है, यहाँ से हम करंट का कलेक्शन करते हैं। स्लिप रिंग में आने वाला जो करंट है, चूँकि ये क्लोज है, पूरी तरह से बंद परिपथ है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा और जब इसे हम क्लोज रखते हैं तो इनसे धारा भी निकलेगी, करंट की धारा भी, विद्युत धारा भी निकलेगी। यहाँ से
जैसे हम यहाँ दिखाए, यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है और इस तरह से लोड को करंट जा रही है और फिर ये वापस लौट कर ये पूरे अपने परिपथ को कंप्लीट कर रही है। तो इस ब्रश से, कार्बन ब्रश से हम करंट का कलेक्शन करते हैं और करंट को कलेक्ट करके हम इस लोड को देते हैं। लोड जो है वो करंट लेकर फिर से वो अपने दूसरे रास्ते से करंट को जाने को देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। इस स्लिप रिंग का उपयोग करके यहाँ पर जो हमें वोल्टेज या ईएमएफ प्राप्त हो रहा है वो एसी टाइप का ईएमएफ प्राप्त होगा। ये एसी होगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। क्योंकि इसके आर्मेचर में, इस कॉइल में भी जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ था वो एसी था और इस स्लिप रिंग के माध्यम से भी हम एसी ही इस लोड को दे रहे हैं। इस लोड में जो करंट बह रहा है वो एसी टाइप का ही है। तो यह था हमारा स्लिप रिंग मेथड। स्लिप रिंग मेथड। दूसरा है स्प्लिट रिंग मेथड। स्प्लिट रिंग मेथड, यहाँ पे जिस तरह से स्लिप रिंग एक गोल छल्ला था, गोल छल्ले को हमने क्या किया, उसे दो भागों में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया। तो ये हमारा दो भाग में स्प्लिट हो गया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। इसलिए ये चूंकि बीच से तोड़ दिया गया, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है स्प्लिट रिंग रखा गया है। ये स्प्लिट रिंग को हम यहाँ पे यूज करके दिखा रहे हैं। सेम कॉइल पे, सेम टर्न में या सेम आर्मेचर से जो उत्पन्न ईएमएफ है उसको हम क्या करेंगे, अब स्प्लिट रिंग के माध्यम से देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये कॉइल है, कॉइल को स्प्लिट रिंग में जोड़ दिया गया है। कॉइल का जो टर्मिनल है ये स्प्लिट रिंग में जोड़ दिया गया। जैसे पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। पहले भाग में पहला कॉइल और दूसरे भाग में दूसरे कॉइल को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, ये स्प्लिट रिंग भी जो है वो उसके शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, शाफ्ट में जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आर्मेचर और शाफ्ट में लगा हुआ है उसी तरह से स्प्लिट रिंग भी शाफ्ट में ही लगा रहेगा और शाफ्ट में इस तरह से लगा रहेगा। जब हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो हमारा स्प्लिट रिंग भी घूमेगा और इसके साथ हमारा ये ब्रश जो है, ये कार्बन ब्रश ही है, ये स्प्लिट रिंग के ऊपर संपर्क में रहेगा। ये ब्रश रोटेट नहीं करेगा, ये ब्रश जो है वो स्टैटिक होगा, वो स्थिर होगा। और जब ये रोटेट करता है, कॉइल में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो हमारा एसी नेचर का होगा। लेकिन जब हम स्प्लिट रिंग से उसके ब्रश के द्वारा, ब्रश से हम जब कलेक्ट करेंगे करंट को, ये डीसी नेचर का हो जाता है। तो इस तरह से यदि करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था कॉइल में, तो ये डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में बना रहेगा इस स्प्लिट रिंग के कारण। तो ये ब्रश जो है यदि करंट कलेक्ट करता है, ये अगर प्लस में है और ये माइनस है, तो करंट का डायरेक्शन इधर से होकर इस तरफ जाएगा और ये डायरेक्शन करंट का होगा। और हमेशा ये क्या होगा, ये एक ही डायरेक्शन में इसका करंट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे जो हम स्लिप रिंग में हमने जो प्राप्त किया, ईएमएफ प्राप्त किया स्लिप रिंग से, वहाँ पे हमारा जो नेचर था वोल्टेज या करंट का, वो एसी टाइप का था, वो एसी टाइप का नेचर था। लेकिन यहाँ पे जो हमने प्राप्त किया है इसमें स्प्लिट रिंग में, तो ये हमारा डीसी टाइप का होगा, लेकिन ये भी मेरा पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी नेचर का होगा। तो चूंकि यहाँ पे दो माध्यम है, दो विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर से कलेक्शन कर सकते हैं, करंट का कलेक्शन कर सकते हैं। और इन दोनों माध्यमों को हम लोगों ने देखा, दोनों विधि को देख लिया है, स्लिप रिंग मेथड और स्प्लिट रिंग मेथड। अब क्या है, इसके बाद हम स्लिप रिंग का यूज करके हम कैसे एसी प्राप्त करते हैं ये हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम चालक को रखेंगे और वो कैसे रोटेट करेगा, कितना डिग्री पे रोटेट करेगा और कितना डिग्री पे वो कितना ईएमएफ हमें देगा, कितना फ्लक्स का वो कटिंग करेगा, इस आधार पे। जैसे फाराडे ने जो हमें नियम दिया था, फाराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम था, उसके आधार पर हम उसका जो जनरेशन होगा, फ्लक्स का कटिंग होगा, वो हम देखेंगे। फाराडे ने जो पहला नियम दिया था, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी चालक को घुमाते हैं तो वो फ्लक्स का कटिंग करता है, तो फ्लक्स का कटिंग करने पे ईएमएफ उत्पन्न करता है। लेकिन फ्लक्स का दूसरा नियम ये कहता है उसका कि जितना ज़्यादा वो फ्लक्स का कटिंग करेगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे स्लिप रिंग का यूज़ करके और स्प्लिट रिंग का भी यूज़ करेंगे, एक एक करके दोनों को हम विस्तार से देखेंगे। स्लिप रिंग मेथड का यूज़ करेंगे
यहाँ पे फिगर में हम लोग कुछ देख रहे हैं, उसको समझ लें कि फिगर पे क्या बना हुआ है। इस जगह पे डीसी जनरेटर से हमें पावर प्राप्त करना, पावर लेना है या ईएमएफ लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ स्लिप रिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि स्लिप रिंग मेथड का यूज करके हम डीसी प्राप्त नहीं कर सकते। स्लिप रिंग मेथड का यूज करके हम एसी ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस मेथड का यूज़ कैसे किया जा रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे, उसका वर्क कैसे हो रहा है ये यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ इस फिगर में स्लिप रिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ देखते हैं, ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया। ये दो पोल जो हैं ये मैग्नेटिक पोल है, मतलब चुंबकीय ध्रुव है, और इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। एन पोल से एस पोल की ओर ये लाइनिंग जो दिख रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरफ से इस तरफ जा रही है। बीच में यहाँ पे ये जो है ये कॉइल है, और इस कॉइल के पीछे से एक हैंडल लगाया गया है। हम जान रहे हैं कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर के लिए हमें क्या देना, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है उसको। उसके काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने हाथ से रोटेट करेंगे, हैंडल को रोटेट करेंगे, और इस हैंडल को घुमाने पर ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच ये घूमता है। साथ में यहाँ देख रहे हैं इस चालक का पहला टर्मिनल पहले स्लिप रिंग में और दूसरा टर्मिनल दूसरे स्लिप रिंग में लगा हुआ है, और यहाँ पे दो स्टेशनरी ब्रश लगे हुए हैं जो कार्बन ब्रश है, और उस कार्बन ब्रश से यहाँ लोड लगाया गया है। अब यहाँ पे जब हम इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ ए बी सी डी ई ये 5 कंडीशन दिए हुए हैं। ये 5 कंडीशन दिए हुए हैं कि किस तरह से ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगा, इस चीज़ को जानने के लिए। तो इसको समझाने के लिए हम एक पेपर का यूज करेंगे, ध्यान से थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे यदि हमारा जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरह है, इस पोजीशन पे इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पहला पोजीशन जो देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, एन पोल एस पोल, और इससे मैग्नेटिक फील्ड जो बना उस पर हम देख रहे हैं ये चालक को कुछ इस तरह से रखा गया है। ये चालक जो इस तरह से है, इस तरह से ये चालक को रखा गया है। इसका बनावट जो कुछ इस तरह से होगा, तो ये चालक को इस तरह से रखा गया ए पोजीशन पे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है और ये चालक, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए पोजीशन पे जो चालक इस तरह से, फ्लक्स का डायरेक्शन एन से एस की ओर जा रहा है, और यह चालक जो है कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो इसके फ्लक्स लाइन के बीच और फ्लक्स लाइन और इस चालक के बीच, इन दोनों के बीच में जो डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो 0 डिग्री का जब पोजीशन होगा, इस पोजीशन पे जब हैंडल को घुमाते हैं 0 डिग्री के एंगल पे, तो उस समय हमारा कोई भी ईएमएफ प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले एक फार्मूला हम लिख दें, ईएमएफ उत्पन्न करने का जो फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा देख लें। E = BL/V sin थीटा, ये इसका फार्मूला है, जनरेशन करने का फार्मूला है। यहाँ ध्यान देंगे, E जो है, E से हम जानते हैं EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। B जो है, B से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर की लंबाई को बोलेंगे, चालक की लंबाई। और V जो है ये वेलोसिटी हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के सापेक्ष इसके रिलेटिव स्पीड, जो ये चालक का जो रिलेटिव स्पीड होगा, ये इससे V से हम दिखाएंगे, तो ये रिलेटिव स्पीड को ही दिखा रहा है। मतलब स्टैटिक फील्ड के बीच जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में ये चालक का जो स्पीड होगा वो V से दिखाएंगे। ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक लाइंस जो है उसका और चालक के दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हम साइन थीटा से दर्शाएंगे, साइन थीटा से दर्शाएंगे। तो इस जगह पर हम ध्यान से देखेंगे, पहले ए पोजीशन पे हमने क्या बताया, जो चालक है
और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो है, यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है एन से एस की ओर, और ये चालक जो है, इन दोनों के बीच में जो थीटा डिग्री जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। थीटा का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का एंगल है, और 0 डिग्री का एंगल है तो यदि हम इस फॉर्मूला में यदि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो हम पाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, एक एक करके देखेंगे। यहाँ साइन थीटा के बीच में यदि बी एल भी, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे साइन थीटा जो एंगल वो चेंज करेगा, तो एंगल चेंज करने पे ये थीटा का एंगल अगर हम 0 रखते हैं, साइन 0 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा कि 0 डिग्री का जो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होगा, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो 0 वोल्ट होगा। हमारा ईएमएफ जो प्राप्त होगा वो 0 वोल्ट। तो इस पोजीशन पे ये जो हम साइनोसॉइडली वेव बनाए हैं उस पर हम देखेंगे, इस पोजीशन पे ये जो वैल्यू जो 0 डिग्री पर है वो हमारा 0 वोल्ट होगा, इस जगह पे 0 वोल्ट होगा। अब हम दूसरे केस में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी पोजीशन पे जब ये कंडक्टर ए बी सी डी नाम दिया गया है, ये कंडक्टर जब इस तरह से था, अगला पोजीशन पे ये 90 डिग्री रोटेट कर जाता है। अगला पोजीशन पे बी पोजीशन पे ये 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है। तो रोटेट करने पे अब क्या होगा, यहाँ ध्यान दें, ये एन पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है एस पोल की ओर जा रहा है, और इन दोनों के बीच जो 90 डिग्री जो रोटेट किया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री माना जाएगा। और इस पोजीशन पे यहाँ पे बी पोजीशन पे यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स का कटिंग होता है। मैक्सिमम फ्लक्स का कटिंग यहाँ पे इस फिगर पे जो देख रहे हैं, ये चालक जो था, यहाँ पे फ्लक्स लाइन जो है एन पोल से एस पोल की ओर जो फ्लक्स जो जा रही है इस तरह से जा रही है, और ये चालक जो है अभी इसका पोजीशन जो है कुछ इस तरह से है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स का कटिंग करेगी। क्योंकि ये जो हमारा था, ये कंडक्टर ए पोजीशन पे इस तरह से था, और जब बी पोजीशन पे जब पहुंचती है, ये चालक जब बी पोजीशन पे पहुंचती है, तो ये कटिंग जो हो रहा है फ्लक्स का कटिंग वो ज़्यादा होता है। इस पोजीशन पे 90 डिग्री पे फ्लक्स का कटिंग जो है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण इस पोजीशन पे 90 डिग्री पे फ्लक्स का कटिंग ज़्यादा हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे यदि हम वैल्यू देखें 90 डिग्री हम बैठा दें, साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री साइन 90 का वैल्यू हमें मालूम है, ये कितना होता है, 1 होता है। तो बी एल भी इंटू 1, तो ये हमारा वोल्टेज जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, यानी कि यहाँ का जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उतना वोल्ट वो प्राप्त करेगा। तो 90 डिग्री की पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हमारा जो वोल्टेज वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम वोल्ट होगा। यहाँ पे वैल्यू जो होगा वोल्टेज का, ईएमएफ का, वो मैक्सिमम होगा। अगेन जब हम 90 डिग्री पे देख रहे हैं कि वो 90 डिग्री एंगल से जब रोटेट कर चुका है, फ्लक्स का मैक्सिमम कटिंग कर रहा है, तो फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार हमने कहा था कि जितना ज़्यादा वो फ्लक्स का चालक जो है वो जितना ज़्यादा फ्लक्स का कटिंग करेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ हमें प्राप्त होगा। तो इस आधार पे यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे हम देख रहे हैं कि फ्लक्स का कटिंग ये ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा करने के कारण हमें जो वोल्टेज प्राप्त हुआ है वो मैक्सिमम हुआ है। अब हम फिर वहाँ से, जब हमारा चालक का पोजीशन कुछ इस तरह से था, अब हम बी पोजीशन से सी पोजीशन पे जब पहुँचते हैं तो फिर से ये 90 डिग्री फिर से रोटेट कर जाता है। यहाँ पे ये ए पोजीशन पे 0 डिग्री पे था, 0 से ये 90 डिग्री पे आया, और फिर सी पोजीशन पे ये 90 डिग्री और रोटेट करता है, ये 180 डिग्री का रोटेशन कर जाता है। 180 डिग्री का रोटेशन कर जाएगा, तो चालक का पोजीशन फिर इस जगह पे इस तरह से था, और यहाँ आने के बाद ये फिर से इस तरह का पोजीशन किया। अब यहाँ देख रहे हैं कि फ्लक्स का जो कटिंग होगा एन से एस की ओर, वो मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा, मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। इस केस में फिर से हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखें, 90 डिग्री की जगह पे 180 डिग्री रखें, 180 डिग्री रखें, तो 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमें मालूम है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो 0 होने के कारण टोटल ये 0 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे 180 डिग्री पे हमारा जो वोल्टेज वैल्यू होगा वो 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। तो ये हमारा जो सी पोजीशन था वहाँ पे हमने दिखाया। अगला हम डी पोजीशन पे आते हैं। तो डी पोजीशन पे देख रहे हैं, जब ये 180 डिग्री पे था, ये ए बी सी डी, ये जो 180 डिग्री पे था, फिर से ये 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है।
ये इस तरह से था, तो ये फिर से ये 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है, तो 90 डिग्री रोटेट करके ये 270 डिग्री पे आ जाता है, और यहाँ पे फिर वही घटना होगी, फ्लक्स का जो लाइन है वो एन पोल से एस पोल की ओर आएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चालक का डायरेक्शन चेंज कर चुका है। जब ये भी फ्लक्स का मैक्सिमम कटिंग कर रहा है, यहाँ भी फ्लक्स का मैक्सिमम कटिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ए बी पोजीशन इधर था, सी डी का पोजीशन इधर था, और इस पोजीशन पे डी पोजीशन पे क्या हो रहा है, हमारा ए बी इधर इस तरफ आ चुका है। तो कम्प्लीटली ये 270 डिग्री पे ए बी सी डी ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो चेंज होने के कारण देखिए यहाँ पे कंडक्टर इस तरह से था और फिर से ये इस तरह हो गया, तो फिर से हम बोलेंगे फ्लक्स का कटिंग जो है वो मैक्सिमम करेगा। और मैक्सिमम करके हम यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रखें, 270 डिग्री का वैल्यू रखें, साइन 270 डिग्री का वैल्यू रखें, तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम -1 इसका वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम BLB ये मैक्सिमम वैल्यू ही होगा माइनस पे, लेकिन ये मैथमेटिकली नहीं है, ये इसको हम इसके डायरेक्शन पे देखेंगे। इस पोजीशन पे 270 डिग्री पे हम देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज कर चुका है। यहाँ भी हमारा जो वैल्यू होगा वोल्टेज का वो मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, वो फिर वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाता है। अगेन फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं ई पोजीशन पे आते हैं, तो फिर से ये 270 डिग्री से 90 डिग्री और एंगल रोटेट कर जा रहा है, फिर 360 डिग्री पे पहुँच रहा है। फिर से इसका पोजीशन कुछ इस तरह हो गया, एन से एस की ओर जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो एन से एस की ओर है, और अभी यहाँ पे फ्लक्स का जो कटिंग है वो नहीं के बराबर, 0 के बराबर हो रहा है। इस फार्मूला से फिर से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इस फार्मूला से फिर से सिद्ध करेंगे तो साइन 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। BLV साइन 360 डिग्री का वैल्यू 0, और फिर से यहाँ 0 वोल्ट प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे ये 0 वोल्ट देगा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल का वेवफॉर्म बन गया, 1 कंप्लीट साइकिल का वेवफॉर्म बन गया। तो इस तरह से हमारा स्लिप रिंग जो है वो इस तरह से कार्य करता है, और इस तरह से फ्लक्स का कटिंग होता है, और हमारा जो वेवफॉर्म प्राप्त होता है वो AC नेचर का होता है, AC नेचर का होता है। ये साइन वेव, इस वेव को साइन वेव बोला जाता है। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। यहाँ एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग जाता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। हमारे इंडिया में 1 सेकेंड में ये 50 साइकिलिंग कंप्लीट करता है, 50 साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारे इंडिया में वो 50 हर्ट्ज बोला जाता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे हमने स्लिप रिंग मेथड का यूज़ करके समझा है कि जनरेटर से हम स्लिप रिंग का यूज़ करके AC पावर को प्राप्त कर सकते हैं, AC EMF प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं ये इस डायग्राम में, इस प्रोसेस में हमने देखा है, समझा है। और इसके बाद हम लोग स्प्लिट रिंग मेथड का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लोग स्प्लिट रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगला हम लोग स्प्लिट रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। स्प्लिट रिंग मेथड कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि वही कॉइल है जो हम स्लिप रिंग में यूज़ किए थे, और यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि स्लिप रिंग के जगह पर स्प्लिट रिंग को लगाया गया है, और ये कॉइल को देख रहे हैं कि कॉइल का एक टर्मिनल आधे भाग में, दूसरा टर्मिनल आधे भाग में, और इसके साथ में हम स्प्लिट रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश का यूज किए ना, कार्बन ब्रश का यूज किए, और इसका कनेक्शन जो हमने दिया लोड को वो कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ एक हैंडल का भी यूज किया है, जिसे हम घुमाएंगे तो ये कंडक्टर का जो डायरेक्शन होगा घूमने का वो इस तरफ से इधर होगा, इधर से इधर होगा। और किस तरह से काम करेगा, कैसे ये DC पावर या DC EMF का जनरेशन करेगा, ये देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ यदि 2 स्लिप रिंग के स्थान पर, यानी कि पिछले बार जो हम लोग यूज़ किए स्लिप रिंग में वो 2 स्लिप रिंग का उपयोग किए थे, अभी उस 2 स्लिप रिंग के जगह पर, उसके जगह पर 2 भागों में बटी हुई केवल एक ही स्प्लिट रिंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि स्लिप रिंग जो था वो पूरी तरह से गोल छल्ला था, रिंग था जो कॉपर या ब्रास का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गोल छल्ले को काट दिया गया है, ये 2 भागों में बांट दिया गया है।
और इस स्प्लिट का यूज हम कर रहे हैं। इसको स्प्लिट रिंग बोला गया क्योंकि ये बीच से टूटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। तो इस स्प्लिट रिंग का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जब हम इसका रोटेशन करेंगे तो फिर वही फैराडे का नियम जो है वो लागू होगा। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाएंगे, घुमाने पे फ्लक्स का कटिंग होगा, और फ्लक्स का जब कटिंग होगा तो ईएमएफ जनरेशन होगा। साथ में फैराडे का दूसरे नियम के अनुसार जितना ज़्यादा फ्लक्स का कटिंग होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो हम इस डीसी स्प्लिट रिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे डीसी पावर, डीसी ईएमएफ प्राप्त करेंगे। पिछले बार जब हम स्प्लिट रिंग का स्लिप रिंग पढ़े तो वहाँ पे हमने देखा कि एसी पावर ही आउटपुट हो रहा है या एसी पावर ही हमें लोड को मिल रहा है। लेकिन इस यहाँ पर यदि हमारे पास डीसी लोड है तो डीसी लोड के लिए हम यूज करेंगे और स्प्लिट रिंग का, और स्प्लिट रिंग के माध्यम से हम डीसी पावर या डीसी ईएमएफ उत्पन्न करेंगे। देखते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पोजीशन दिया गया है, 5 सिचुएशन दिया गया है। चालक का जो 5 सिचुएशन होगा उसको दिखाया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे ये कैसे काम करेगा। फिर से हम उसी पेपर का यूज़ करेंगे, पेपर के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे काम करता है। शुरुआत में जब ये चालक जो था वो कुछ इस तरह से सीधा था, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सीधा था, तो ये 0 डिग्री एंगल पे था, तो उस समय कोई फ्लक्स का कटिंग नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे ईएमएफ जो है वो 0 था। लेकिन सेकेंड पोजीशन पे जब देख रहे हैं ये चालक इस तरह से ओके 90 डिग्री एंगल पे वो रोटेट कर जा रहा है। यहाँ पे ये चालक इस तरह से था, जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स का ये कटिंग कर रहा है, फ्लक्स का कटिंग कर रहा है। फ्लक्स का कटिंग करने के कारण यहाँ पर 90 डिग्री के जगह पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। फिर से जब ये चालक कुछ इस तरह से था, थर्ड पोजीशन पे ये फिर से 180 डिग्री पे रोटेट कर गया। 180 डिग्री पे जब रोटेट कर जाता है तो चालक कंडीशन कुछ इस तरह होगा और यहाँ फ्लक्स का कटिंग 0 होगा। इस वजह से यहाँ पे 0 वोल्ट दिख रहा है। अगला जो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे ये जब 180 डिग्री पे था, फिर से फोर्थ पोजीशन पे ये फिर 90 डिग्री रोटेट करता है तो 270 डिग्री पे ये फिर से ये फ्लक्स का कटिंग करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का प्रोड्यूस करेगा। और फिफ्थ पोजीशन पे फिर से ये 360 डिग्री पे आ जाता है। 360 डिग्री पे जब रहेगा तो ये 0 वोल्ट जनरेट करेगा और इस तरह से ये 0 आया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पिछले बार जब हम स्लिप रिंग पढ़े तो वहाँ पे जो बनने वाला वेव फॉर्म था वो कुछ इस साइनसोइडल वेव था। ये हाफ पॉजिटिव बन रहा था, दूसरा हाफ नेगेटिव बन रहा था। पर यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो कारण क्या है, ये स्प्लिट रिंग है। यहाँ पे देखते हैं इस पोजीशन पे यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार हम देखेंगे फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो एन से एस की ओर है, इस तरफ है, और जो चालक का जो घूमने का जो इसका फोर्स लग रहा है वो ऊपर अप लग रहा है, ये इस तरह से घूमेगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमने पहले भी बताया, आपको समझाया फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार ये हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया। तो फ्लक्स का डायरेक्शन उधर और ये कंडक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो करंट जो है वो इनवर्ड होगा। यहाँ पे करंट जो है वो इनवर्ड है, वो अंदर की ओर है, ये डी से सी की ओर करंट फ्लो कर रहा है। इस पोजीशन पे यदि हम देखेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर आ रहा है तो ये पोजीशन नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन तो उधर ही होगा, लेकिन ये जो हमारा ये जो चालक का जो दिशा होगा नीचे की ओर होगा। तो कुछ इस तरह से, यानी कि ये फ्लक्स का डायरेक्शन होगा और ये चालक का दिशा होगा। तो करंट जो है वो हमारी ओर बाहर की ओर आएगा, यानी कि बी से ए की ओर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे करंट का डायरेक्शन डी सी बी ए, इस तरह से ये रोटेट करके यहाँ पे करंट फ्लो करके यहाँ पे आता है। तो यहाँ ब्रश ए जो है ये पॉजिटिव कलेक्शन करता है, ये लोड को यहाँ पे सप्लाई दे रहा है, और फिर से ये वापस बी से होकर अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है इस पोजीशन पे हमारे और आउटवर्ड है और इस पोजीशन पे इनवर्ड है। तो करंट जो है वो लूप में कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है जो लोड को जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पिछले बार भी यही घटना हो रही थी, लेकिन स्लिप रिंग के कारण ये डायरेक्शन चेंज कर जा रहा था करंट का, लेकिन यहाँ स्प्लिट रिंग होने के कारण ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही दिशा में है। इस पोजीशन पे देखते हैं, सेकंड पोजीशन पे हमारा जो करंट था वो बी से अंदर गया था और फिर ए से बाहर की ओर आया, तो ये डायरेक्शन था। फिर फोर्थ पोजीशन पे जब हम देख रहे हैं, ये पोजीशन यहाँ पे था सेकंड पोजीशन, और यहाँ फोर्थ पोजीशन देखेंगे यहाँ पर, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये
हमारा यहाँ पे जो है ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से ए से बी की ओर जाएगा और सी से डी की ओर बाहर आएगा। तो तुरंत हम देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ डी से सी की ओर अंदर जा रहा था, यहाँ ए से बी की ओर अंदर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन जो है वो करंट का सेम है पर फ्लक्स का कटिंग अलग हो रहा है। इस पोजीशन पे दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा है, फ्लक्स का कटिंग जो है वो अलग अलग दिशा में हो रहा है, लेकिन स्प्लिट रिंग होने के कारण करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। हमेशा लोड में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए से बी की ओर ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ जो प्राप्त कर रहे हैं ईएमएफ वो डीसी ईएमएफ प्राप्त कर रहे हैं। वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, डीसी ईएमएफ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था स्प्लिट रिंग का उपयोग करके डीसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो हमारा डीसी जो प्राप्त हो रहा है ये पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, इसको हम पल्सेटिंग, इसको मिटाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे इस स्प्लिट रिंग के मेथड से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि डीसी जनरेटर से जो हमें डीसी जनरेटर से जो ईएमएफ प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। लेकिन यही हम एक बैटरी से प्राप्त करें, है ना, सेल के कॉम्बिनेशन को, दो या दो से अधिक सेल को अगर हम एक साथ सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उससे जो प्राप्त होता है, हमें डीसी प्राप्त होता है, वो हमारा स्ट्रेट डीसी होता है ना, वो स्ट्रेट डीसी होता है। ये वोल्टेज वैल्यू यहाँ पर होगा, ये टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर देख रहे हैं कि जो डीसी जनरेटर है उससे हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है, प्योर डीसी नहीं मिलता है। लेकिन हमारा जो बैटरी है वो हमें प्योर डीसी देता है। तो इससे ये वेव फॉर्म को भी याद रखना है कि डीसी जनरेटर का पल्सेटिंग डीसी होता है और इसमें ये स्ट्रेट है, ये प्योर डीसी हो गया। इसको बोलेंगे प्योर डीसी। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है और समझा है, तो इस चीज़ को याद रखना है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो आगे जब ये चैप्टर ख़त्म होता है तो फिर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम इसके बाद ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही टर्न का यूज़ किया था, लेकिन डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर है उसमें बहुत सारे टर्न्स का यूज़ करेंगे, जिसको बहुत सारे टर्न्स को मिलाकर जो बनता है कॉइल बोलते हैं। तो इसमें कॉइल का यूज़ करेंगे। तो कॉइल होने के कारण उसमें जो ईएमएफ वैल्यू है वो कैसे चेंज करेगा, कितना वैल्यू आएगा, तो ये सब हम आगे देखेंगे। इसके बाद फिर हम डीसी जनरेटर के टाइप्स को देखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं वो आगे करेंगे।